हमारे टीचर काफी बोलते थे इनऑर्गेनिक के कि या तो जीतोगे या तो सीखोगे, पर हारेगा कोई भी नहीं। मेरा भाई जो था वो बीमार हो गया था। अच्छा। तो लाइक उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया था। अच्छा। तो छोटा भाई? हाँ, छोटा भाई था। अच्छा। तो मतलब ये था कि देख के काफी मेडिकल मतलब ऐसा हुआ कि अगर कहीं ना कहीं फैमिली में कोई डॉक्टर होता तो शायद जो था सिचुएशन काफी ठीक हो सकती थी। मैंने एक व्हाइट बोर्ड खरीद लिया था। ठीक है। तो जैसे ही मैं आता था कोचिंग से, तो टीचर ने जो पढ़ाया वो तो टीचर ने पढ़ाया, नोट्स मेरे पास पड़े हैं, वो सब मैं पढ़ता था। ठीक है, जैसे ही मैं आया तो नोट्स देखा क्या क्या पढ़ाया। अब क्या कैमरा लेता था एक, और एक व्हाइट बोर्ड था मेरे पास। ठीक है। तो कैमरा ऑन किया और व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेड टॉक्स, जहां पर हम लेके आते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट को। आज हमारे साथ है विकसित यादव, जो करंटली अभी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है वीएमएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल में। विकसित ने पहली अटेम्प्ट में अपना नीट क्लियर किया था और इनका स्कोर था 695 विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 486, राइट। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी को। तो विकसित, वेलकम टू द शो। पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपने कैसे डिसाइड किया कि यार मैं एमबीबीएस करता हूँ और जेई की तरफ या कॉमर्स या आर्ट्स की तरफ नहीं जाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली मेरी जो फैमिली एक्चुअली आर्मी बैकग्राउंड से हूँ मैं। अच्छा। तो लाइक मेरे पापा इंडियन आर्मी में अरे सर्व वाह, करते हैं, nice. अभी भी सर्व करते हैं। नाइस। तो काफी मतलब बचपन से ऐसा था कि कुछ करना है, मतलब डिफरेंट करना है। ठीक है। ये पापा थोड़े मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ज्यादा कुछ है नहीं राइट 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 करने के लिए। और मेरी मम्मी भी मतलब एक बायो की स्टूडेंट थी अपने टाइम पे। अच्छा। तो उन्होंने भी नीट दिया था उस टाइम पे, जिस तरह पीएमटी होता था। हाँ। उनका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है। तो वो एक ड्रीम था कि लाइफ में मम्मी का एक ड्रीम लेके आगे चलना है, राइट। और कुछ परस्यू करना है। तो वही चीज चल रही थी दिमाग में कि लाइफ में, बट मैं इतना सीरियस स्टूडेंट नहीं था कि हाँ मुझे पढ़ना है, ऐसे अच्छा। करना है। कि मतलब पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। लाइक मैं 8-9 तक मैं एथलेटिक ज्यादा था। अच्छा। मैं स्पोर्ट्स वगैरह में खूब रहता था। काफी रहता हूँ, पूरा टाइम रहता है, क्योंकि एक्चुअली में आर्मी बैकग्राउंड से हाँ। तो स्पोर्ट्स वगैरह कल्चर बहुत ज्यादा होता है हमारे स्कूल्स में। तो बहुत ज्यादा हम लोग कॉम्पिटिशन्स के लिए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा टाइम अपना लाइक सुबह उठ रहा हूँ, रनिंग करने जा रहा हूँ। मतलब सारे काम जो मैं कर रहा हूँ वो एक एथलेटिक वाले ही कर रहा हूँ। मेरे को पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। मेरे 60-70% नंबर आ रहे हैं। अच्छा। सफिशिएंट है मेरे लिए, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ठीक है, तो 8th क्लास तक मैं ऐसा था। बट सडनली मतलब क्या हुआ कि मेरा भाई जो था वो बीमार हो गया था। अच्छा। तो लाइक उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया था। अच्छा। तो छोटा भाई? हाँ, छोटा भाई था। अच्छा। तो मतलब ये था कि देख के काफी मेडिकल मतलब ऐसा हुआ कि अगर कहीं ना कहीं फैमिली में कोई डॉक्टर होता तो शायद जो था सिचुएशन काफी ठीक हो सकती थी। बिकॉज कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो गए थे, कुछ डॉक्टर्स की गलती के कारण ही हो गए थे। लाइक डॉक्टर ने कुछ ध्यान नहीं दिया था, तो उसके कारण उसका ब्रेन वगैरह पे असर पड़ गया था एंड काफी चीजें सीवियर हो गई थी। तो मतलब काफी 2-3 साल तक मतलब काफी टेंस मेरी भी लाइफ रही थी, पूरी फैमिली की ओवरऑल टेंशन लाइफ रही थी। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो ऐसे करेंगे कि आगे शायद कोई जनरेशन को, मेरे फैमिली में कोई दिक्कत ना हो इस चीज़ की। तो मैंने सोचा कि मैं मेडिकल फील्ड डिसाइड करूंगा एंड मैं इसमें अपना फुल ऑन दूंगा। तो उसके लिए मैंने अपना जो स्पोर्ट्स वाला अपना जो सारा काम था छोड़ दिया और सीधा मैं 10th से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया और 11th-12th में मैंने फुल पढ़ा और नाइस। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक तो ये करना कि कुछ अलग करना है, एक नोबल प्रोफेशन चुनना है, एंड आपके भाई की सिचुएशन ने आपको मोटिवेट किया मैं डॉक्टर बनता हूँ। बहुत ही इंस्पिरेशनल यार, एक्सीलेंट। एंड आप अपनी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर है या और कोई भी? मैं फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर। वाह, तो कैसा लगता है सोच के कि हाँ यार फाइनली फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर? मुझे काफी अच्छा लगता है, ये कुछ अलग किया फैमिली मेंबर से, काफी अप्रिशिएट भी करते हैं लोग कि हाँ। नाइस। तो जब हम 10th से 11th में आते हैं ना विकसित, तो आई थिंक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है, क्योंकि 10th की पढ़ाई और 11th की पढ़ाई में बहुत बड़ा अंतर है। तो आप अटेंडिंग स्कूल में थे, नॉन अटेंडिंग? मैं नॉन अटेंडिंग स्कूल में थे। एंड आप दिल्ली से ही हैं या नहीं? मैं दिल्ली से नहीं हूँ, अच्छा। बेसिकली हिसार से हूँ, हिसार से हरियाणा से। तो यानी कि आपको ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे आई थिंक आपको सीट मिला है। नाइस, एक्सीलेंट यार। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि 11th और 12th में आपका स्केड्यूल क्या रहता था, क्योंकि अगर आप नॉन अटेंडिंग स्कूल में थे तो आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया होगा, आपके पीछे मोटिवेशन था कि डॉक्टर बनना है, तो आप कुछ टाइम सेल्फ स्टडी को देते थे। एंड ऑब्वियसली हर इंसान को रिलैक्स करने के लिए कुछ टाइम देना होता है, तो आप अपना दिन कैसे डिवाइड करते थे 11th-12th में? तो 11th क्लास में जब मैंने स्टार्टिंग की थी पढ़ाई की, तब मैं लाइक
3-4 घंटे पढ़ता था, बट वो भी मतलब बहुत ही मतलब अनबैलेंस से होते थे। मतलब कुछ भी पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स उठाई, अच्छा 15 मिनट अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, बायोलॉजी उठा ली, अच्छा, फिर बायोलॉजी पढ़ी, अब बोर हो गया, फिर केमिस्ट्री पढ़ ली हाँ। थोड़ी देर, मतलब ऐसे ऐसे मिक्स रैंडम पढ़ा, तो कुल मिला के कुछ ही नहीं पढ़ा। कुल मिला के कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने। और ये कितने टाइम तक रहा आपका? ये मेरा रहा लगभग 3-4 महीने तक। अच्छा, तो आपको समझ नहीं आया कि मैं अपने आप को कैसे स्ट्रेटेजाइज करूं, राइट? रीजन इसका ये भी था कि पहले लाइक एक बार देखो कोविड वेव आ गई थी, फिर बीच में रिलैक्स हो गई थी, फिर वापस आ गई थी, फिर ऑनलाइन स्टार्ट हो गया था मेरा। तो 11th मेरा 6-7 महीने ऑनलाइन ही गया था। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। तो 3-4 महीने मेरे को प्रॉब्लम हुई थी काफी। और साथ में ऐसा भी था कि उस टाइम बोर्ड्स का भी आ रहा था चीजें। 10th के तो परसेंटेज ऐसे ही दे दिए थे स्कूल के। उसके बाद 11th 12th का आपको लग रहा होगा, राइट? 11th 12th का, ठीक है। तो मैंने 10th के बोर्ड के लिए भी नहीं पढ़ा था। अच्छा। तो काफी चीजें मेरी वीक पड़ी थी। 10th का बेसिक वीक पढ़ा है, तो 11th का तो मतलब 11th का से ज्यादा पार्ट लिंक 9 से होता है, बट स्टिल फिर इश्यूज तो आती हैं। राइट, पढ़ाई छोड़िए, मतलब आवर्स आप बैठ के ही नहीं पढ़ सकते, तो वो एक दिक्कत तो है ही, मतलब पढ़ ही नहीं पा रहे। राइट। तो वो इश्यूज थी इनिशियली में, ठीक है, बट बाद में एडजस्ट किया, थोड़े प्लान्स बनाए कि कैसे पढ़ो। तो मैंने एक प्लान जो मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स लाइक अपने प्लान में डाल सकते हैं, कि एक प्लान मैंने डाला कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, वो मैं अब जिस तरह मैंने एक वाइट बोर्ड खरीद लिया था, ठीक है। तो जैसे ही मैं आता था कोचिंग से, तो टीचर ने जो पढ़ाया वो तो टीचर ने पढ़ाया, नोट्स मेरे पास पड़े हैं, वो सब मैं पढ़ता था, ठीक है। जैसे ही मैं आया तो नोट्स देखा क्या क्या पढ़ाया। अब क्या कैमरा लेता था एक, और एक व्हाइट बोर्ड था मेरे पास, ठीक है। तो कैमरा ऑन किया और व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, और सेम वैसे जिस तरह टीचर पढ़ा रहा है, सेम टू सेम। नाइस। हाँ, मतलब मुझे याद रहता था कि टीचर इस तरह उस लाइक इस क्वेश्चन कराने के बाद सर ने थोड़ी देर मजाक किया था हमारे साथ, तो वो भी मैं सेम रिपीट करता था, सेम टू सेम। मतलब कि 45 मिनट का लेक्चर था, 45 मिनट की वीडियो ड्यूरेशन होनी चाहिए, इतना मतलब मैं काफी डिसिप्लिन रखता था उसको। अच्छा, तो वही करता था, और ये मेरे को इम्प्रूव किया कि हाँ, मतलब इससे मेरे पास क्या हो रहा है कि मैं अगर इस तरीके से पढ़ा ही पा रहा हूँ अपने आप को, तो वो चीज तो अगर मैं पढ़ा पा रहा हूँ तो मेरे को कितने अच्छे से डेवलप होने लगी। तो जितना टीचर को आता था ना, उतना ही मेरे को भी आने लगा था उस पॉइंट से। तो उस पॉइंट से भी फिर मतलब किया, बट काफी हद तक मैं बोलूंगा कि इम्प्रूव ऐसा तो होगा नहीं कि अभी मैं एक प्लान ले आऊंगा और सडन मेरे को एक चेंज देखने को मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो वो प्लान भी मेरे को काफी लाइक 8-9 महीने तक, लाइक 11th के लास्ट तक जब मैंने किया ना, तब जाके मुझे नंबर लगा कि हाँ मेरे अब 500 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, राइट। वरना नंबर कम ही कम है, पूरे टाइम कम है। राइट। तो आपने ये कि एक तो आप पढ़ा रहे हो जिस तरह से, उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी देर करते थे? क्वेश्चन प्रैक्टिस कोई पार्ट था या आपको लगता था भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूं, बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा? मैं बोलूँ इनिशियल में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे इतना मतलब फोकस किया ही नहीं, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था, तो मैं क्या ही क्वेश्चन कर सकता हूँ। राइट, ऑफ कोर्स ही बात है। अगर तो फिर यही था कि जितने मेरे से बनते थे ठीक है। बाद में मैं जब 3-4 महीने के बाद जब खुद ही पढ़ाने लगा अपने आपको, तो हाँ तब तो मेरे को भी आने लगी थी चीजें, थोड़ा टाइम लगा, बट हाँ उसके बाद मैंने लाइक बोलूँगा 6-7 महीने के बाद तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने स्टार्ट किए थे। अच्छा, ओके। तो यूजुअली कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? यूजली बिल्कुल, मतलब बात करूंगा 11th के उस फेज के बाद तो बिल्कुल स्टार्टिंग में तो नहीं करता था बिल्कुल भी। राइट। उसके बाद 6-7 महीने वाला जो मैंने बताया, उसके बाद में ये था कि 40-50 क्वेश्चन तक जितने डेली के टॉपिक वाले हैं वो कर लेता था। राइट। उसके बाद 11th के लास्ट में आते कि 11th के फुल टेस्ट शुरू आते हो गए, हैं, हाँ। तब बहुत ज्यादा करता था, लाइक 200-300 क्वेश्चन। और अगर बाद में बात करो 12th में भी इतना कांस्टेंट रखा था। लास्ट में इवन मैंने नीट के लाइक एक दिन में शायद मैं 1500 मैंने क्वेश्चंस करे हैं। मतलब पूरा दिन जो पीक फेज था कि अब तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है। राइट। मैंने इतने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे हैं। राइट। तो आपने एक तो अच्छी स्ट्रैटेजी बताई कि आप अपने आप को पढ़ाते थे और रिकॉर्ड करते थे, कोई और स्ट्रैटेजी जो आपने ऑप्ट की ताकि कंसेप्ट क्लैरिटी हो? एक चीज मेरा ये था कि मेरे ना काफी मतलब फ्रेंड्स काफी सपोर्टिव थे। अच्छा, जनरली ऐसा होता नहीं है। हाँ। और अगर आप कोटा जैसी जगह पे जा रहे हो तो कॉम्पिटिटिव बच्चे होते हैं, वो नहीं चाहते कि आप किसी फेज में उनसे आगे निकल जाओ। बट मेरे 2 दोस्त थे और दोनों कोटा से ही थे। अच्छा, मतलब रहने वाले ही कोटा से थे। अच्छा, ओके। तो वो मतलब उनका मतलब ऐसा था कि कुछ बच्चे नहीं होते 8-9th क्लास से ही कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, और मैं तो सीधा 11th-12th में आया हूँ, तो मुझे ज्यादा चीज एक्सपीरियंस नहीं थे। तो वो बोलते थे कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिल रहे। अच्छा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, चिल रहे। वो बोलते थे हाँ हमें पता है कि तेरा गोल है डॉक्टर बनना, तेरे पास ये सब मोटिवेशन है लाइफ में कि भाई का वो सब, राइट। उन्हें पता थी ये सब चीजें। बट वो बोलते थे कि कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हम भी करेंगे और तुझे भी करा देंगे। नाइस। तो फिर हम लोग क्या करते थे, मतलब ये प्लानिंग हमने स्टार्टिंग से की, तो पढ़ाने वाला तो था ही। अब मैं जब मेरा सारा सिलेबस हो गया,
तो मैं वो लेक्चर्स वाला तो मैंने खत्म हो गया, अब रिवाइज कैसे करूँ। अब क्या होता है ना, जब हमें चीजें आती है तब हमारा मन नहीं करता रिवीजन करने का कि मुझे आता है ये टॉपिक तो मैं क्यों रिवाइज करूँ। तो उसके लिए हम क्या करते थे, मैं था और मेरा एक दोस्त था, तो ऋषभ था उसका नाम। तो मैं और ऋषभ क्या करते थे कि एक हम लोग जूम मीटिंग कर लेते थे। अच्छा। हाँ, और ये जूम मीटिंग ऐसी होती थी लाइक नीट के 4-5 महीने पहले से हमने की थी, तो 6 महीने पहले से हमने स्टार्ट की थी। रोज करते थे? हाँ, तो इसमें हमने क्या किया था कि हम रात को 10 बजे एक लिंक बना लेते थे और सुबह के 6 बजे तक पढ़ते थे, मतलब 8 घंटे हम साथ में पढ़ रहे हैं। वो मुझे देख रहा है, वो मुझे देख रहा है कि तू कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, और वो मैं उसे देख रहा हूँ कि तू कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। और साथ में मैं से बोलते थे कि चलो चैप्टर 1 है लिविंग वर्ल्ड, जिस तरह क्लास 11th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, ये तू पढ़ेगा, एक पूरा चैप्टर पढ़, मैं पूरा पढ़ रहा हूँ, जो क्वेश्चन तेरे को मिलेंगे तो मेरे से पूछेगा और जो उसको मिलेंगे मेरे से पूछेगा। तो ऐसे हम टेस्ट कर लेते थे, बीच में ब्रेक ले लिया 15 मिनट का, ठीक है, साथ में या फिर कुछ बातचीत कर लिया। ऐसे मतलब काफी इंटरेक्टिव वे में हम लोग पढ़ लेते थे। तो इस तरीके से हम लोग काफी टाइम निकालते थे, मतलब स्टडीज के लिए काफी टाइम हम निकालते थे। तो इसमें क्या है, मेरा रिवाइज करने का मन भी करता था कि हाँ ठीक है, उसके साथ रिवाइज करूंगा तो एक अच्छे वे में रिवीजन होगा। राइट। तो आई थिंक काफी इनोवेटिव स्ट्रैटेजी विकसित ने यूज की। मैंने बहुत स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया है, मैं ये देखता हूँ कि मुझे आई थिंक फर्स्ट टाइम किसी ने बोला है कि मैं पढ़ाता था खुद को तो मुझे ये समझ आता था कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एंड सेकेंडली किसी के साथ पढ़ना। तो फ्रेंड्स आई थिंक इसी टाइम में आपके काम आ सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत मोटिवेट कर सकते हैं, साथ में आप रिविजन कर सकते हैं, आप उनसे कुछ सीख सकते हैं, वो आपसे कुछ सीख सकते हैं। एक्सीलेंट यार। तो आपकी कोचिंग कितने घंटे होती थी? मेरी कोचिंग मतलब दोपहर के 2 से लेकर 8। ठीक है। और सोते कितने टाइम थे आप? सोता मेरा ऐसा था कि रात के 12 बजे के आसपास हो जाता था और सुबह मतलब 7-8 बजे उठ जाता था नॉर्मल डेज में। नॉर्मल, ठीक। तो वही 7-8 घंटे सोना। हाँ। और 6 घंटे की आपकी कोचिंग हो गई। हाँ। एंड बाकी आप सेल्फ स्टडी और डिस्ट्रैक्शंस को देते थे। राइट। तो जब आप कोटा जैसी जगह में रह रहे हो, क्योंकि इतना कंपटीशन है, एंड अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ोगे तो दिमाग तो एग्जॉस्ट होगा, तो उस टाइम पे माइंड को रिलैक्स करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व होते थे? लाइक मैं तो क्या था कोटा में, लाइक मैं हॉस्टल्स वगैरह ऐसे में नहीं रहता था। मैं बेसिकली अपनी मम्मी के साथ ही गया था उधर। अच्छा। तो मैं किसी अपार्टमेंट वगैरह में रहता था। ठीक है। तो मेरे पास उधर चीजें थी लाइक साइकिल वगैरह थी, तो मैं साइकिलिंग वाइकलिंग अच्छा। मैं तो बोलता था कि मुझे सिर्फ कुछ ऐसी चीज चाहिए जिस तरह एथलेटिक हाँ, टाइप का। बीच right. में जिम भी ज्वाइन था मेरा, तो मैं जिम में भी चले अच्छा। जाता था, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती थी। Right. उधर मैं अपना वे कर लेता था। बट जिस तरह मेरे पास अगर मैं यूट्यूब अगर मैं बात करूंगा तो यही थे, मतलब चैनल्स वगैरह जो थे पढ़ाई के थे ज्यादातर, तो ठीक है वही देखते थे। एक आध मतलब जिस तरह इंटरटेनमेंट का हो गया, ठीक है, बट बहुत कम, मतलब एक हफ्ते में शायद कभी 2 या 3 वीडियो, क्योंकि मेरी बेसिकली पेरेंट्स मेरे साथ रहते थे, तो वो मेरे पे एक आई चेक रखते थे। राइट। और ये किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे थे आप? नहीं, सोशल मीडिया पे सिर्फ यूट्यूब था। अच्छा, सिर्फ यूट्यूब यूज करते थे। माइंड रिलैक्स करने के लिए आपने कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते थे, जो कि आपका पहले भी था। बहुत सही है। जब आप 11th और 12th में थे, 12th में आने के बाद ना हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है कि यार एक तो मुझे बोर्ड्स भी देने हैं, नीट भी देना है, तो उस चीज को आपने कैसे बैलेंस किया? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है बेसिकली दोनों का। राइट। तो दोनों का सिलेबस कुल मिला के आता है कि एनसीईआरटी है। हाँ। तो फिर दोनों का सिलेबस सेम है, तो हम इतना क्यों मतलब टेंशन ले रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो पता है कि एनसीईआरटी है, तो ठीक है एनसीईआरटी हम पढ़ लेंगे, है ना। फिजिक्स में बेसिकली एनसीईआरटी इतना पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है, नोट्स वगैरह से हो जाते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी में डेरिवेशंस वगैरह होते हैं, वो बोर्ड के लिए एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं, वरना जो नीट का सिलेबस है वही सेम टू सेम फिजिक्स में हो जाता है। राइट। केमिस्ट्री में भी सेम ही होता है, इवन बिल्कुल ही सेम रहता है जो एनसीईआरटी और जो बोर्ड का सिलेबस है। वही गिव रीजंस में असर्शन रीजन आ जाएंगे, क्या पता बोर्ड में गिव रीजन में दे देंगे, वाई में दे देंगे, उस टाइप में दे देंगे। तो सेम ही चीज होगी, कंसेप्ट आता है तो वो चीज हो जाएगी, थ्योरी आती है तो पूरा हो जाएगा। और बायो के लिए बायो में भी सेम ही है, बायो में तो बिल्कुल ही सेम है। हाँ राइट, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, तो यानी कि अगर आप अच्छे से नीट की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप वो क्लियर कर लोगे, बोर्ड भी आपका अच्छा परसेंटेज आ जाएगा। कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, बट आप उसके लिए टाइम निकाल सकते हो जब आपको लगे आपके बोर्ड एग्जाम्स पास आ गए हैं। राइट। अच्छा, जब आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या रहती थी? कैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को टैकल करते थे, एंड आपका वीकेस्ट कौन सा था? मतलब ऐसा जो आपको लगता था कि हाँ यार मुश्किल है? थोड़ा सा लाइक मैं बोलूँगा केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक वाला पार्ट। केमिस्ट्री में? तो आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या रहती थी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के लिए? तो फिजिक्स में तो ऐसा था कि मेनली मैंने वही बोला कि जो क्लास नोट्स होते थे उनसे ही पढ़ता था मैं। अच्छा। लाइक एनसीईआरटी
में काफ़ी चीज़ें आप पढ़ नहीं सकते, मतलब आपको समझ में भी नहीं आएंगी, क्योंकि कई बार टीचर्स भी कवर नहीं कर पाते उन चीज़ें, क्योंकि एनसीईआरटी में ना कई चीज़ें बहुत डीप भी लिखी हुई हैं फिजिक्स की में। राइट। हाँ, तो उनके मैं बोलूँगा कि जिस तरह एक्सरसाइजेस भी होती हैं, कुछ एडिशनल एक्सरसाइजेस जो होती हैं उसके अंदर काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस भी होते हैं जो शायद नीट में नहीं डालेंगे, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत है। और अगर कोई एग्जामिनर पेपर बना रहा है तो उस हिसाब से वो देखेगा कि इतनी कैलकुलेशन नीट में डालने का, वैसे भी इतना हार्ड कोई क्वेश्चन अगर डाल दोगे इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है तो स्टूडेंट शायद पूरा पेपर भी नहीं कर पाएंगे। राइट। ठीक है, वो फिर किसी रेयर कंडीशन में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। राइट ठीक है। तो वो चीज़ हमें देखनी थी। तो ये था कि बहुत हार्ड क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं थी एनसीईआरटी के फिजिक्स से, क्योंकि हम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यही था कि एक तो आपको असर्शन रीजन के लिए आपके पास थ्योरी तो आपको एक बार तो रीडिंग होनी ही चाहिए। राइट ये था, आप बहुत ज्यादा डीप मत पढ़ो, बट आपकी एक रीडिंग तो होनी चाहिए कि हाँ एक आइडिया होगी ये सब चीजें। बट ये रीडिंग भी आपको तब देनी है जब आप एक बार क्लास नोट्स कर लो, क्योंकि आपको कंसेप्ट आता है तब आप रीडिंग दोगे तो आप फिर असर्शन रीजन क्वेश्चन खुद भी बना पाओगे कि ये सब चीजें हो रही है। और लास्ट में जिस तरह पॉइंट्स टू पॉन्डर होता है एनसीईआरटी में, वो तो आपको सब चैप्टर्स का होना चाहिए। राइट ठीक है, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया और काफी मैंने देखे हैं। जिस तरह मैंने भी एनालिसिस किया था कि नेट 2023 मैंने दिया था, तो मैंने 2022 2021 इन सब का एनालिसिस किया था पिछले 2 साल का क्या क्या है, तो पॉइंट्स टू पॉइंटर से काफी अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं से वो आ जाते हैं। ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन वाले, वो भी मैंने देखे, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ पर मतलब डाटा भी उन्होंने चेंज नहीं किया था, सिम टू सिम ऐसे क्वेश्चंस भी नीट में आ जाते हैं। केमिस्ट्री में बात करूंगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको कंसेप्ट बनाना जरूरी है, आप सीधा रिएक्शन नहीं रट सकते। कुछ ही चैप्टर ऐसे होते हैं जो शायद लास्ट में, जिस तरह केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वगैरह, वो लास्ट वाली जो रटने वाली होती हैं, बट मेजोरिटी चैप्टर में बोलूँगा केमिस्ट्री में, इवन आईओसी में भी काफ़ी ऐसा पार्ट है जो आपको समझना होता है। राइट। तो वो सब चीज़ें तो आपको क्या है, जब आप लेक्चर्स वगैरह देखोगे उनमें आपको समझ में आएंगे। अब इसमें क्या होता है, बच्चे कुछ होते हैं कि काफी जिस तरह पहले लीनियंट हो जाते हैं, फिर चीजें समझ में नहीं आती। दो ही चीजें होती हैं, तो बच्चा अनसीरियस होता है पहले, या तो लीनियंट होता है। इन दो चीज कारण ही अपना बैकलॉग बनता है। राइट, एग्जैक्टली। हाँ, तो इससे ये बैकलॉग मेरा भी बना था और काफी बना था, मतलब 6-7 महीने का अच्छा खासा बैकलॉग बन जाता है। मतलब उसमें केमिस्ट्री का, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री में मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, मोल कंसेप्ट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, काफी अच्छे से चैप्टर्स हो गए जिनमें अच्छा खासा कंसेप्ट लगता है। तो अब दिक्कत क्या आती है, इनको वापस भी करना होता है। Exactly. तो क्योंकि इनको नहीं समझोगे तो आगे के चैप्टर्स नहीं आने वाले समझ में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं आएगी, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट अच्छा खासा आता है उसमें। तो वो सब चीज़ें मेरे को मतलब फिजिकल केमिस्ट्री तो मेरा ऐसा था कि 11th में बहुत अच्छे नहीं पढ़ पाया। आईओसी तक जब मतलब आईओसी स्टार्ट हुई थी तब तक मतलब चीज़ें मेरे को ट्रैक में होने लगी थी, जब मैंने मेथड अपनाने लगा था। तो आईओसी तक तो मुझे इतना कोई इशू नहीं था, बट फिजिकल केमिस्ट्री का जब बैकलॉग बना तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एक सेपरेट मतलब थोड़े आवर्स रख दे कि 1-2 घंटा पढ़ूंगा, ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटा निकाल लूंगा एक्स्ट्रा जो भी मेरा होगा। कोई भी बैकलॉग, इस तरह फिजिकल केमिस्ट्री मेरा बना था, बायोलॉजी मेरे इनिशियल चैप्टर का बना था जिसमें ह्यूमन फिजियो वगैरह था, थोड़ा बहुत डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन, इसका मेरा बैकलॉग बन गया था। मतलब थोड़ा बहुत लाइक प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ऐसी चीज़ों का बैकलॉग बन गया था। तो वो सब टैकल मैंने किया, 1-2 घंटा निकालता था, आधा घंटा केमिस्ट्री, आधा घंटा फिजिक्स, 1 घंटा बायो, क्योंकि बायो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना है, वेटेज भी ज़्यादा। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये टाइम मैंने रोज निकाला। लेक्चर जो था मैं पहले तो मैंने 1 शॉट से करने की कोशिश करी कि मैं 1 शॉट से एक बार चैप्टर कर रहा था। फिर मैंने बाद में देखा कि हाँ लास्ट में बस टाइम बचा तो मैंने डिटेल लेक्चर भी देख लिए, एक बार डिटेल लेक्चर देख लेता हूं। नाइस। तो ये आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए ये स्ट्रैटेजीज ऑप्ट की और बैकलॉग कैसे क्लियर किया आपने वो भी बता दिया। राइट, ठीक है, नाइस। तो फिर बताइए, फाइनली नीट एग्ज़ाम का आपका डे आया, तो कैसा रहा वो आपका दिन? क्या आप नर्वस थे? एक दिन पहले क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे थे नीट एग्ज़ाम के दिन, और पेपर देते हुए क्या नर्वसनेस हुई? मेरा तो मतलब ये था कि नीट से एक दिन पहले तो मतलब आया, सेंटर पे आया, वो सब घर वर आते हैं, ठीक है, एक बार देखते हैं क्या कंडीशन, तो सब एकदम टेंस्ड हैं क्या होने वाला है। इस तरह मैं किसी युद्ध में जा रहा हूँ, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी right. कि मैं मतलब क्या करने जा रहा हूँ। मतलब मैं एकदम चिल था, मतलब मुझे इतना वैसे भी स्ट्रेस फ्रेस नहीं होता। ठीक है, होगा तो ठीक है, नहीं भी होगा तो ऐसा मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, नहीं भी होगा तो भी ठीक है, होगा तो भी ठीक है। फिर लेकिन मैं पापा के साथ जा रहा हूँ कार में, अच्छा, सेंटर पे, और पापा मतलब इस आर्मी में थोड़े से तो वैसे थोड़े स्ट्रिक्ट से लगते हैं। पापा से इतनी ज्यादा मैं खुल के बात बोल भी नहीं पाता हूँ, मतलब। तो उस दिन पापा लेकिन बिल्कुल खुल रखे कि तू टेंशन ना ले, तेरे जितने नंबर आएंगे मैं एक्सेप्ट है, बस ये बोलते कि 600 से ऊपर ले आना, ये लाइन उन्होंने बोली थी। सिलेक्शन तो थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि बेटा इसे, हाँ राइट, मतलब सिली मिस्टेक्स मत करना, क्योंकि मेरा बाय नेचर था कि मैं बहुत सिली मिस्टेक्स करता था। अच्छा, ओके, ठीक है। वो मैंने अवॉइड कर ली थी लास्ट में, मतलब काफी बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी, मतलब सिली मिस्टेक्स को वैसे बोल देते हैं कि
कई बार हम बोल देते हैं कि मेरे नंबर इसलिए 10-15 कम आ गए, सिली मिस्टेक हो गई थी। बट वो मैं आपको बताऊं, सिली मिस्टेक का कुछ ऐसा डिसाइड नहीं होता कि उससे 10-15 ही नंबर कम हो सकते हैं। राइट। उससे क्या पता आपके बाद में जाके 40 नंबर भी कम हो सकते हैं। OMR के सिली मिस्टेक में 40 या 100 नंबर कितने भी हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो ये कहना कि मेरे इस कारण से इतने नंबर कम हुए, तो वो एक गलत हो जाता है ना। सिली मिस्टेक सुधारनी होती है लास्ट तक। राइट। अनफॉर्चुनेटली मैं तो नीट तक नहीं सुधार पाया था। हाँ, मेरे 2-3 मिस्टेक फिर भी हो गई थी। अच्छा। कुछ ना कुछ करके। हाँ। बट ठीक था, मतलब ओवरऑल तो वही था कि पापा ने बोला था कि 600 तो लाने ही है। तो यही था दिमाग में, अचानक से स्ट्रेस भी आ रहा था कि हाँ। कैसे क्या करूंगा। और सेंटर पे जाके इतने बच्चों को देख के सेंटर भी में लगा जाके इतने बच्चों को देख के हाँ वैसे स्ट्रेस आ जाता है। राइट। बच्चे एनसीईआरटी खोल के बैठे हैं, मैं एकदम रिलैक्स बैठा हूँ, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है। मतलब पापा मुझे बोल रहे हैं कि थोड़ी सी तो टेंशन ले। हाँ। मैं टेंशन ले ही नहीं रहा, मतलब मुझे कुछ नहीं था, ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट है, हो ठीक है। जाएगा, समझ जाएंगे। और इवन ऐसा भी होता है ना कि कई सारे रिलेटिव्स होते हैं जो बोल देते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा। हाँ, कहीं दिमाग में भी रहता है ना, चल ठीक है पहली बार ही, अभी तो लगता ही है। इतना हाँ। यही स्ट्रेस नहीं लेता मैं क्यों। राइट। तो मैं गया बिल्कुल चिल्ड मैं था पेपर में, थोड़ा स्ट्रेस लेकर आया, पापा ये सब कार में बोल रहे हैं, मुझे लगा खराब गया पेपर तो दिक्कत होगी। राइट। तो तब मैंने अपना दिमाग 100% एक्टिव रख लिया कि पेपर में तो 1% भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो गया पेपर देने, वही पेपर खोला, क्वेश्चन पहले 10 क्वेश्चन नहीं आते थे, बिल्कुल नहीं आते। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं आते थे। तो पहला सेक्शन कौन सा करते थे आप? पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बता दी थी। अच्छा, हमेशा फिजिक्स करते थे? ऐसा नहीं था एक्चुअली, पेपर के दिन ही मैंने चेंज किया। पहले मैंने बायो खोली थी। काफी बड़ा रिस्क लिया आपने। पहले बायो खोली में 10 क्वेश्चन नहीं आते, तो मैंने सोचा ठीक है ये नहीं आते, क्या करूँ। मैं चिल था, अभी तक मैं चिल हूँ। हाँ। मुझे नहीं आ रहा पेपर। अच्छा। लेकिन फिर 10 क्वेश्चन देख, ये तो ज्यादा हो गया। हाँ, 10 नहीं आ सकते, मतलब 40 नंबर तो मुझसे 680 का पेपर करने आया हूँ। राइट। ठीक है, तो ऐसे तो मेरे आएंगे ही नहीं। लास्ट में मेरे 640 तक नंबर आते थे, तो ऐसे तो मैं 600 तक ही, बाउंड्री लाइन तक ही पहुंचूंगा। मैंने बोला ये तो दिक्कत होगी। तो मैं गया सीधा फिजिक्स वाला, मैं फिजिक्स पूरी आती है। फिजिक्स करते हैं पहले, ऐसे ही चिल होके मैं पेपर करो, ठीक है फिजिक्स करते हैं। फिजिक्स मेरी होगी 30 मिनट में। हाँ। मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था 30, मैं 20-25 मिनट में मैं पूरी कैलकुलेशन कर ली, 5-10 मिनट में OMR भर ली। हाँ। पूरी फिजिक्स हो गई। केमिस्ट्री में भी ऐसा हुआ, केमिस्ट्री पूरी आती थी, 1-2 क्वेश्चन नहीं आते थे बस, उसमें भी मैंने ठीक है छोड़ दिया कि चलो ठीक है बाद में देखेंगे। फिर बायोलॉजी में जो 10 क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, अचानक से आने लगे। ओह अच्छा। मतलब पता नहीं क्या हुआ, मेरे चैप्टर अचानक से याद आ गया, ध्यान में आ गया कि हाँ ऐसा होता है। राइट। तो मैंने वो करे, वो भी मेरे से हो गया। मतलब मेरा पेपर बहुत जल्दी हो गया था, मतलब शायद मेरा पेपर 1 घंटा 40 मिनट में मैं पूरा पेपर कर लिया। पूरा पेपर कर लिया था आपने? राइट, नाइस यार, काफी स्पीड में कर लिया था पेपर। हाँ। तो मुझे यकीन नहीं आ गया, मतलब ऐसा आ गया 10 क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहे थे स्टार्टिंग में, कहाँ में 10-15 मिनट मेरे वेस्ट हो गया ये सोचने में। राइट। नहीं तो और पेपर जल्दी हो जाता। हाँ। फिर कुछ नहीं, OMR के साथ साथ रिवीजन वगैरह कर रहा था, वही था। मतलब फिर मिस्टेक्स वगैरह थोड़ी बहुत मिल ही जाती है मेरे को रिवीजन करते हुए सेकंड टाइम में। हाँ। तो वो सब देखा कि पेपर भी थोड़ा जल्दी किया था मैंने। राइट। उस हिसाब से 2-3 क्वेश्चन में था, बट हाँ ओवरऑल मैंने कर लिया था पूरा पेपर मैंने। राइट। तो पेपर देके पता चल गया था इस बार तो सिलेक्शन हो जाएगा? मतलब पेपर देख के भी नहीं मुझे को फील हुआ कि 10 क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, अचानक से कैसे आ रहे हैं मेरे को। अच्छा। हाँ, या फिर ये केमिस्ट्री में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि हाँ मुझे थोड़ा आता है, बट मैं श्योर 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है। मैं गया बाहर, पापा पूछ रहे हैं, पापा ऐसे नहीं पूछते थे, पापा ऐसे पूछते कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। तो मैंने बोला देखो पापा इसमें तो एक, क्योंकि हम आर्म्ड फोर्सेस से तो ACMS यहाँ पर काफी होता है। हाँ। देखो ACMS की कट ऑफ इस तरह 600-610 ऐसे जाती है। ठीक है ACMS तक तो देखो पापा कंफर्म है। पापा ठीक है सिलेक्शन हो रहा है और क्या चाहिए। राइट। फिर लेकिन फिर पापा और बोले मतलब कैसा गया पेपर ये बता कुल मिला के कि पेपर कैसा था। मैंने पापा देखो ये तो आते नहीं थे शुरुआत के, उसके बाद मतलब पूरा पेपर हम ऐसे बोलते हैं में खींच दिया पूरा पेपर। अच्छा। हाँ तो लठ गाड़ दिया पेपर। तो पूरा पेपर तो पूरा आता है। राइट। तो पूरा पेपर कर लिया था बस यही। फिर आया मैंने 2-3 क्वेश्चन जो मुझे नहीं आते थे वो देखे मैंने, वो मेरे सारे ठीक थे। अच्छा। मेरे सारे क्वेश्चन ठीक थे। मेरे जितनी मिस्टेक्स हुई थी नीट में सारी सिली मिस्टेक्स हुई थी। राइट। तो जो आज देखिए शुरू से सिली मिस्टेक जो आप करते आ रहे थे वही गलती आपकी जो आपने नीट एग्जाम में की। राइट। शुरुआत में तो हम लोग काफी होती थी, काफी ज्यादा होती थी, मतलब मैंने थोड़ा मिनिमाइज ही कर लिया था लास्ट तक। राइट। तो कहीं ना कहीं आपने सीखा कि उसको कैसे ओवरकम करना है। राइट। अच्छा, आप 2 साल कोटा में थे, ऑब्वियसली इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो ऐसा भी होता होगा कि बहुत डिप्रेसिंग मोमेंट्स आए, है ना, आप बहुत लो फील कर रहे हैं एंड क्योंकि आप स्कोर कम आ रहा है, तो उस टाइम पे कैसे अपने आप को पुश अप करते थे कि नहीं मैं कर सकता हूँ? उस चीज़ में फ्रेंड्स एंड फैमिली का क्या रोल था? मेन डिप्रेशन मैं बोलूँगा ना, पहले तो बिल्कुल स्टार्टिंग में डिप्रेशन का रीजन दूंगा, डिप्रेशन भी नहीं मतलब डिप्रेशन टाइप भी नहीं, मतलब टेंशन होने लगती है। हाँ टेंशन। तो ये क्या होता था कि
जिस तरह कोई दूसरा बंदा अपने ज्यादा स्कोर कर रहा हो, एक तब ऐसा मतलब थोड़ा कॉम्पिटिटिव सा लगता है। मतलब मुझे वैसे टेंशन नहीं होती, बट मम्मी को उससे काफी दिक्कत होती थी कि इनको मैं जानती हूँ, इनकी बेटी इतना स्कोर करती है, तेरा इतना मौके में क्यों नहीं आता, या फिर तेरा इतना स्कोर क्यों नहीं आता। तो पेरेंट्स काफी कंपेयर करने लगते हैं अपने बच्चों को इससे। बट इसमें अगर पेरेंट्स देख रहे होंगे तो हम लोग कंपेयर करने की ऐसा जरूरत नहीं है, सब में अपना इंडिविजुअल कैपेबिलिटी होती है स्कोर करने की, ठीक है। राइट। तो वो सब चीजें थी। मेन तो इससे मतलब टेंशन होती है बेफालतू की, हम मम्मी क्यों कंपेयर कर रही है, मतलब मेरे में अलग ट्रेड्स है, उसमें अलग ट्रेड्स है, उनमें अलग चीजें हैं, ठीक है। तो वो सब मेरे में दिमाग में आता था। और मेन ये होता है कि कई बार मैं ये बोलूंगा नहीं, ये सब चीज होती है तो किसी ने दूसरे फ्रेंड से उसको स्कोर मत पूछा करो। कई बार अपने जानबूझ के फ्रेंड्स जो होते हैं दूसरे, या फिर अपना स्कोर जो है बहुत हाई बता देते हैं, राइट, कि आप उनका स्कोर चेक वैसे भी नहीं कर सकते हम कई सारा, ठीक है। राइट। तो वो अपना स्कोर काफी हाई बता देंगे, आप उसका स्कोर सुन के आप पहले ही डिप्रेशन में हो गए कि इसका इतना आ रहा है, ये इतना पढ़ता है, मैं इतना पढ़ता हूँ, मेरे इतने कम आते हैं। और बेफालतू का टेंशन है। एक टेंशन बस इस चीज का आता था कि 2 साल मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, ना कोई फैमिली फंक्शन अटेंड किया है, ना दिवाली बनाई, ना होली बनाई, मतलब कुछ भी नहीं किया है, ऑलमोस्ट नल पड़े हैं, ठीक है। जितना मतलब क्या वो कॉलेज मतलब अभी कॉलेज में आने के बाद ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उधर तो कोचिंग में हम कुछ भी नहीं कर पाते थे, तो वही सब चीजें थी जो उस टाइम टेंशन देती थी। एक ये था कि नीट में सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। हाँ, वो तो खैर टेंशन होती है कि यार उसके बाद उसके अलावा क्या करेंगे। ऑल्दो बहुत सारे फील्ड्स हैं जो स्टूडेंट कर सकता है, बट क्योंकि आप एक गोल के साथ निकलो कि एमबीबीएस करना है, तो आपको लगता है यार नीट ही क्लियर करना है, और इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं लगता ही है। राइट, वो तो है ही। तो अब फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया, तो कॉलेज में आए, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे, और कॉलेज में आके वो फुलफिल हुई या नहीं हुई आपकी? कॉलेज में तो ये एक्सपेक्टेशन लेकर आ गए थे, पहले जो एथलेटिक वाला जो काम था वो वापस करूंगा। अच्छा। तो हाँ, वो तो फुलफिल हो रही है। अच्छा, मैं पूरा आप एक्टिव है स्पोर्ट्स में? हाँ, काफी एक्टिव हूँ। Nice. बीएमएमसी क्रिकेट क्लब जो है, हाँ, उसके अंदर मैं खेलता हूँ। ओह नाइस। हाँ, अच्छा। उसके अंदर काफी सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन हुई है, मतलब मजा आता है ओवरऑल खेलने में भी। राइट। और भी चीजें हैं लाइक काफी लाइक जिम विम में भी काफी एक्टिव हो गया हूँ पहले से, ठीक है। काफी पहले बहुत कम एक्टिव था 11th-12th में, राइट। तो वो सब चीजें मतलब आ गई हैं। राइट। मतलब हमारे टीचर काफी बोलते थे इनऑर्गेनिक के कि या तो जीतोगे या तो सीखोगे, पर हारेगा कोई भी नहीं। राइट। ये सब चीजें काफी अच्छी लाइन है, काफी अच्छी लाइन बोलते थे, हमेशा हर लेक्चर में बोलते थे। हाँ, राइट, सही है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको जीतना है या सीखना है। हारेगा तो कोई भी नहीं, क्योंकि लाइफ में अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका फल तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही। तो ये थे विकसित, काफ़ी अच्छी इनकी इंटरेस्टिंग जर्नी रही। आई थिंक इनकी जर्नी में भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो था ये कितने काम थे थ्रू आउट द जर्नी। एक प्रॉपर स्केड्यूल था, डिसिप्लिन रहने की आदत शुरू से ही थी, और उसी को कंटिन्यूसली ये फॉलो करते आए, एंड उसी के दम पे पहले ही अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर किया। एक टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है अभी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस के साथ हम आते रहेंगे। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं हम नीट एस्पिरेंट से पूछें, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। एंड हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के साथ और इंटरेस्टिंग बातों के साथ आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।